अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। जी हाँ, मेरे साथ जितने दिग्गज हैं, स्पोर्ट्स की जो प्रतिभाएं हैं, ये बात इन पर पूरी तरह से सही लागू होती है, सटीक बैठती है। और आज जो हमारा विषय है विकसित भारत विकसित हरियाणा, इसको ये चरितार्थ करती है बहुत ज़्यादा। देखना है इसको हम स्पोर्ट्स के कंसेप्ट में, स्पोर्ट्स की अवधारणा में इसका आकलन करने की कोशिश करेंगे अपने विशिष्ट मेहमानों के साथ। दीपक हुड्डा जी हैं मेरे साथ। दीपक हुड्डा जी पूर्व भारतीय कबड्डी के कप्तान हैं और ये जो है रोहतक के चावरिया गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। योगेश्वर दत्त जी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता, कॉमनवेल्थ गेम्स के 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता और ओलंपिक के मेडलिस्ट। योगेश्वर जी आपका भी स्वागत है। ये भैंसवाल गांव है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं सोनीपत के। सर्वजोत हैं मेरे साथ। सर्वजोत जी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता हैं। अभी जो हांगझाऊ में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने, सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक कोटा इन्होंने हासिल किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। गौरी शरोन है। गौरी शरोन जो हैं ये 26 अंतर्राष्ट्रीय पदक अब तक हासिल कर चुकी हैं और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे वहाँ देश को इकलौता पदक इन्होंने ही दिलाया था, स्वर्ण पदक था वो। और साथ में है मीनू जी, मीनू कालीरमन, ये हिसार से ताल्लुक़ रखती हैं और गौरी जी चंडीगढ़ से ताल्लुक़ रखती हैं और हिसार में हैं ये। और इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी एवरेस्ट, उसे फतह किया 2 महीने पहले ही। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। शुरुआत हम आज योगेश्वर दत्त जी से करेंगे। योगेश्वर जी, मुझे तो लगता है कि आपको शायद अपना नाम बदल लेना चाहिए, योगेश्वर रिकॉर्ड तोड़ दत्त, क्योंकि इनके लिए एक बात बड़ी विशिष्ट है। हम बेशक कितना भी कहते रहे हम कुश्ती में बहुत अग्रणी रहे हैं, लेकिन जनाब 28 साल से हमें स्वर्ण पदक नहीं मिला था। 28 वर्षों से भारत एशियाई खेलों में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया था। उस अवरोध को तोड़ा योगेश्वर दत्त ने। एशियन चैंपियनशिप, जी हाँ, एशियन चैंपियनशिप में सुभाष ने भारत को 1987 में मुंबई में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। 21 वर्ष बीत गए, भारत को कोई स्वर्ण पदक नहीं हासिल हुआ। उस अवरोध को तोड़ा योगेश्वर दत्त ने। इतना ही नहीं, ये देश के इकलौते पहलवान हैं, इकलौते, जिन्होंने ओलंपिक में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार शिरकत की है। यानी अपनी फिटनेस को बरकरार रखना 2004 के एथेंस ओलंपिक से लेकर 2016 के रियो ओलंपिक तक इन्होंने जो अपने आप को मेंटेन करके रखा, वाकई आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। थैंक यू। सबसे पहले योगेश्वर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, इतने सारे जो रिकॉर्ड आप तोड़ते हैं, किससे प्रेरणा मिलती है? क्या सोच के आप जाते हैं और क्या हो जाता है, या उसकी पूरी तैयारी है इसके पीछे आपकी? इसकी पूरी यात्रा के बारे में बताएं। सभी को नमस्कार। देखिए जोशी जी, आप तो शायद बचपन से मैं जानते हैं, जब 99 में सुशील ने और मैंने पहला वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, पोलैंड से ही, पोलैंड में, तब से ही आप लोगों ने खूब पहलवानों को दिखाना स्टार्ट किया। और हम खुश हैं कि देश के लोगों ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान हमें दिया और आज भी देते हैं। बात चाहे ओलंपिक की हो, एशियन गेम्स की हो या कॉमनवेल्थ गेम्स की हो, जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा, आज रेसलिंग कुश्ती मैं छोड़ चुका हूँ, आज भी मेरे को वही प्यार, वही मान सम्मान मिलता है। बस जब भी हम कोई टूर्नामेंट खेलते थे बचपन से ही, इसमें मैं भी था, सुशील भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट हमने साथ खेले। एक ही सपना होता था हमारा कि हमें देश के लिए मेडल जीतना है। और उस टाइम पे जब 99 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 में हमने स्वर्ण पदक जीता था, तो हम बोलते थे कि ओलंपिक मेडल हमें जीतना है। लोग उसको मजाक समझते थे, क्योंकि तब एक ही सपना होता था सबका कि हमें ओलंपियन होना है। ओलंपियन होना बहुत बड़ी बात थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेना बहुत बड़ी बात थी। लोग मजाक बनाते थे कि ये अभी तो 17 साल अंडर 17 में इनका मेडल आया है और ये बाद ओलंपिक की करते हैं। पर अच्छा लगा, समय के साथ लोगों की सोच बदली और जो हमने मेहनत की, भगवान ने उसका फल हमें दिया। सुशील कुमार ने भी ओलंपिक में 2 मेडल जीते और मैंने भी ओलंपिक में मेडल जीता। पर सबसे बड़ी बात यह कि जो एक बचपन में हमने सपना देखा था ओलंपिक मेडल जीतने का, वो हमारा पूरा हुआ। और सबके साथ से हमारे कोचेज थे, हमारे परिवार वाले थे, साथी थे, एक पूरी टीम ने बहुत अच्छा हमारा सहयोग किया
और हमें उस मुकाम पे लेके गए जहाँ तक हम पहुँचना चाहते थे, और बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, वजह फरमाया आपने। और योगेश्वर जी, खैर आपने मेडल जीते और उसके बाद देश का नाम भी रोशन किया, परचम लहराया। अमूमन होता यह है कि कैडेट वर्ग में, जो सबसे छोटा वर्ग है, उसमें पहलवान गोल्ड मेडल जीत जाता है। बहुत सारे हमारे स्वर्ण पदक विजेता रहे। जूनियर में जाते हैं, कैडेट से जूनियर में, वहाँ भी पदक जीत जाते हैं, लेकिन सीनियर में जाकर वो बिल्कुल, मैं क्षमा सहित एक शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल फिसड्डी बन जाते हैं। लेकिन उस अवरोध को सुशील ने तोड़ा, आपने तोड़ा, और कई खेलों में तोड़ा। जैसे अब मैं सरजोत से भी पूछूंगा अभी कुछ देर में यही सवाल कि इन्होंने भी जूनियर से सीनियर में आकर वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इसके पीछे क्या वजह है कि पहलवान सीनियर में आके क्यों हाशिए पे चला जाता है? देखिए, स्टार्टिंग से ये होती, एक सोच नहीं थी। एक जो मेडल तो था, पर उस तक पहुंचने की जो हमारी सोच थी, हमारा जुनून था, वो किसी के पास नहीं था। उस मेडल तक हम पहुंचे तो लगातार ओलंपिक में मेडल आए हैं। अभी आप देखना, जैसे नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता, तो एथलेटिक्स से ऐसे बच्चे निकलेंगे। बैडमिंटन से साइना नेहवाल ने मेडल जीता, तो उसके बाद सिंधु आई। ऐसे शूटिंग से आप देखिए कितने मेडल हमें ओलंपिक में मिले हैं। एक जो रास्ता बनता ना, रास्ता बनाना मुश्किल होता। उस रास्ते में फिर हमें जो फॉलो करने वाले होते हैं, हमें जो खिलाड़ी होते हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, जूनियर पहलवान जो पहलवानी करते हैं, तो रास्ता मिल जाता है। उनकी सोच, सबसे बड़ी बात है कि हम सोचते किस तरीके से हैं। पहले हमारी सोच ही वो नहीं थी, यही सोचती थी कि हमें ओलंपियन हो जाए, बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओलंपियन कहलाना पसंद था, पर आज कोई भी पहलवान ये पसंद नहीं करता कि मेरे को ओलंपियन बोला जाए। ये सब चाहते हैं कि मैं ओलंपिक में मेडल जीतूँ। और पहले कैडेट में मेडल बच्चों के आते थे और कमाते, पहले बहुत कमाते थे। आज तो हमारे 7 वेट कैटेगरी हैं, तो कैडेट में 10 वेट कैटेगरी हैं, तो 10 में से 7 या 8 मेडल आते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 गोल्ड आते हैं। अब तो अंडर 23 में लड़कियों की जो कुश्तियाँ हुई थी, वर्ल्ड जूनियर की हुई थी, अंडर 20 की और 23 की, तो इतने में चैंपियनशिप जीती हमारी जो बच्चियाँ हैं। तो सोच बदली है वो। अब चाहे कैडेट की बात हो, चाहे जूनियर की बात हो या सीनियर की बात हो, तो हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और वो पूरा सोच के ऊपर निर्भर है। हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे जो पुराने पहलवान थे, सीनियर थे, वो हमसे ज़्यादा करते होंगे, पर उस टाइम पे वो सुविधाएं भी नहीं थी। इंजरी हो गई तो पहलवान को घर बैठना पड़ता था, कोई डॉक्टरी कोई सुविधा नहीं थी। सुविधाएं भी मिली हैं, फिजियो मिले हैं और विदेशी कोच भी हमें मिला। तो उसका आज परिणाम है कि कुश्ती में, इस देश में अगर आप देखो तो कुश्ती में सबसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, कोई कहीं भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक हो, तो कुश्ती पे नजर रहती है कि कुश्ती हमें मेडल जरूर मिलेगा। सरजोत, यही सवाल आपसे। आप जूनियर में चैंपियन बने, सीनियर में भी वर्ल्ड चैंपियन बने, वर्ल्ड कप आया वहां भी चैंपियन बने, आप लगातार चैंपियन बन रहे हैं। मुझे लगता है काला टीका आपको लगा लेना चाहिए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। वजह क्या है इसकी कि क्या ये जो सुविधाएं हैं, क्या वो एक कारण है? आपके पीछे जो एक पूरा स्पोर्ट्स स्टाफ, जो आपका पर्सनल स्पोर्ट्स स्टाफ है, वो जो जुटा हुआ है, वो एक कारण है? क्या वजह है? क्योंकि हमने देखा है हरियाणा में कोई इंटरनेशनल शूटिंग रेंज नहीं है, उसका कितना नुकसान होता है? सर, इसमें मतलब ज़्यादा अगर मैं बात करूँ एथलीट्स में सबसे पहले मेडल तभी आएंगे जब प्रॉपर माइंडसेट होता है। विदाउट माइंडसेट आप उतना सेम सिचुएशन नहीं कर सकते क्रिएट जितने माइंडसेट की बात कर सकते हो। एंड जूनियर के बाद सीनियर में आना मतलब इतनी वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शूटिंग की बात करूँ तो शूटिंग में जितनी भी सीनियर टीम है सारे जूनियर ही बड़े हैं उसमें, तो इतना कुछ है नहीं। और हरियाणा में मैं मानता हूँ कि हाँ शूटिंग रेंज नहीं है वैसी जैसी भोपाल और दिल्ली में है। मैं तो बोलूँगा कि हाँ एक अच्छी इंटरनेशनल शूटिंग रेंज हो हरियाणा में, जिससे मैं और अच्छी ट्रेनिंग कर पाऊँ। देखिए, हरियाणा में इतनी सुविधाएं हैं खेलों को लेकर, और जितने मेडल मिलते हैं, 2% आबादी देश की और आपको 40% मेडल दिलाती है। और कुश्ती और मुक्केबाजी में तो कई बार ये 40% से बढ़कर 70% तक पहुंच जाती है। सिर्फ 2% आबादी 70% मेडल दिलाती है। तो वहां शूटिंग रेंज ना होना, हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से ये बात हरियाणा सरकार तक जरूर पहुंचे और इसका कुछ ना कुछ इसका हल जरूर हो। नहीं, वो दिल्ली में है ना, हरियाणा की बात हो रही है। जी, उठा माइक। करनी शूटिंग रेंज है वो शायद हरियाणा में पड़ती है। हरियाणा दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर पे है। हाँ, नहीं वैसे तो बॉर्डर पे अंबाला या जींद, हम वो बोल सकते हैं कि मतलब दूर है काफी वो, पर वो है हरियाणा में।
इधर पंचकुला या रोहतक या सोनीपत या करनाल इस बेल्ट पे भी होनी चाहिए। इस बेल्ट में यहाँ पर एक ही है, वो काफी दूर पड़ती है, वो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे है, फरीदाबाद में लगती है। न्यू दिल्ली एड्रेस पड़ता है उसका, वैसे हरियाणा में नहीं पड़ती, वैसे मतलब तुगलकाबाद चलिए एड्रेस ठीक आता है। दीपक जी आपसे सवाल मेरा, कई विपरीत परिस्थितियां आई। कबड्डी एक ऐसा खेल जिसमें एशियाई खेलों में हमेशा बल्ले बल्ले हो जाती है हमारी, बेशक कुश्ती में गोल्ड मेडल आए या ना आए, कई ऐसे मौके आए। आपके 2014 से पहले तो बिल्कुल सूना ही था, लेकिन कबड्डी ने कभी निराश नहीं किया। एक 2018 का एक अपवाद था जिसमें हम लोग स्वर्ण पदक चूके। लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरह से हरियाणा में, या हरियाणा भी नहीं बल्कि आप ये कहिए कि भारतीय कबड्डी संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उसका कितना नुकसान हुआ? तो नुकसान तो होता ही है। 2018 में इसका खामियाजा में दोनों टीमों को भुगतना पड़ा था। मेंस में ब्रोंज आया तो वुमेंस में भी सिल्वर आया था। हम खुद परेशान थे, मैं खुद उस टीम का हिस्सा था। उससे पहले हम जितने भी कंपटीशंस खेले, वर्ल्ड कप चैंपियन भी बने, एशियन चैंपियन 3 बार बने। उससे पहले सेफ गेम्स तो इंडिया टीम का मुकाबला ही नहीं होता था, टफ होता था। हालांकि जब से प्रो कबड्डी लीग आई है, विदेशी खिलाड़ी भी हमारे साथ लीग में खेलते हैं, तो उनका खेल स्तर भी अच्छा हुआ है। कोई भी खेल हो, चाहे हमारा जैसे कबड्डी टीम गेम है या हॉकी है, अगर दूसरे देश अच्छा कर रहे हैं तो उस खेल के लिए अच्छी बात है। लेकिन हमें उस चीज़ का नुकसान हुआ क्योंकि हमारी फेडरेशन सस्पेंड हो गई। अब कबड्डी खेल हमारे देश में इतना ग्रो कर रहा है, प्रो कबड्डी आने के बाद हर बच्चा जानता है। कबड्डी में अर्जुन अवार्ड हो जाते थे, लेकिन इतने लोग नहीं जान पाते थे। आज हम अर्जुन अवार्ड इंडिया टीम कैप्टन बने, तो प्रो कबड्डी अब बदौलत ज़्यादा लोग देखते हैं। जैसे कुश्ती है या बॉक्सिंग है, शूटिंग है, एथलीट हैं, तो उनको ज़्यादा पॉपुलर थे, हमेशा से ही रहे हैं। जैसे हम योगेश्वर भाई साहब, हम मतलब छोटे छोटे देखते थे, हमारे लिए मोटिवेशन होते थे, क्योंकि एक नाम, एक पूरे देश में एक लहर रहती थी। चलिए लहर थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमने कबड्डी में नेशनल लेवल पर बहुत अच्छा किया, एशियन गेम्स में बहुत अच्छा किया, साउथ एशियन गेम में बहुत अच्छा किया, लेकिन ओलंपिक तक हमारी पहुंच नहीं पहुंच पाई अभी। ओलंपिक में कबड्डी को मान्यता दिलाने के लिए जो कुछ फेडरेशन के प्रयास हैं, उसमें खिलाड़ियों की क्या भूमिका है? अभी फेडरेशन ही सस्पेंड चल रही है, तो फेडरेशन की भूमिका चलिए 22 तारीख तक मेरे ख्याल सब हल हो जाएगा। 22 तारीख को चुनाव है और आपके 21 तारीख को कुश्ती के चुनाव है, तो मेरे ख्याल से कुश्ती की और कबड्डी की समस्याएं शायद एक साथ हल होंगी। एक साथ हल हो जाएंगी, तो शायद ओलंपिक के लिए कुछ ना कुछ होगा फिर आगे। जी चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं जल्दी जल्दी ये सब बैन हटे और एक बार ओलंपिक में मान्यता मिले। गौरी जी हैं मेरे साथ, और गौरी जी आपका तो पूरा परिवार ही, मतलब आपके दादाजी हमने सुना था कि वो शिक्षा मंत्री रहे हरियाणा के। हाँ जी। आप खुद ही बताइए उनके बारे में। पिताश्री आपके डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहे। हाँ जी। फिर आपकी इच्छा नहीं हुई कि आप भी शूटिंग छोड़कर आप यही सब काम करें, पॉलिटिक्स में जाएं, लेकिन आपने शूटिंग को ही क्यों चुना? ये हर कोई जानना चाहता है। आप हाँ जी, मेरे पेरेंट्स ने हमें मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया था। एंड जब से मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने पहली बारी शूटिंग स्टार्ट करी थी। मैंने तब ऐसे हॉबी की तरह स्टार्ट करी थी, लेकिन इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप होता गया और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे इनकरेज करा और मोटिवेट किया कि स्पोर्ट्स में एक नाम बनाना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी और मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा एक स्पोर्ट्स में एंथुजियास्ट थे। और मेरा भाई भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है शूटिंग में, तो उसको देख के मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है। एंड मुझे लगता है, लेकिन स्पोर्ट्स में एक चीज़ है कि हमें हमेशा सिखाया जाता है कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करोगे, लेकिन अगर आप स्मार्टली नहीं वर्क कर रहे हो, तो आपकी वो हार्ड वर्क इज़ नॉट गोना पे एज मच एज जितना आपका स्मार्ट वर्क करेगा। नेशनल चैंपियनशिप का जो शूटिंग का स्टैंडर्ड है, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप से कम नहीं है। बिल्कुल। बैडमिंटन हुआ या फिर आपकी शूटिंग है, ये 2 ऐसे खेल हैं भारत में जहां स्टैंडर्ड वर्ल्ड स्टैंडर्ड से कम नहीं है। आप देखेंगे साइना नेहवाल वर्सेस पीवी सिंधु, इनके बीच में फाइनल होता है। शूटिंग में हमने सुना कि 9,500, आज सर्वजोत से मेरी बात हो रही थी, अभी भोपाल से आए हैं। हाँ, आप भी भोपाल से आई हैं। हाँ, 9,500 लोग पिस्टल और राइफल इवेंट में उनकी एंट्रीज थी। हाँ जी। किसी खेल में ऐसा नहीं है। तो ये जो इतना कंपटीशन है, जो इतनी लोकप्रियता बढ़ी है इसकी, क्या कारण है उसका और कितना आप लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है?
अब मुझे लगता है कि शूटिंग में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बट यही चीज़ की वजह से हमें और एथलीट्स देखने को मिलते हैं। जब से अभिनव बिंद्रा जी ने मेडल जीता था ओलंपिक्स में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल था बहुत सारे एथलीट्स के लिए कि आगे बढ़ के हम शूटिंग को एज ए स्पोर्ट सेलेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उससे पहले हमारा शूटिंग में कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना उनके मेडल जीतने के बाद हमारा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जितने हमारे एथलीट्स बढ़ते जा रहे हैं, जितना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो जितने हमारे इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उनको देख के काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। हमारे नेशनल एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है उनसे कि हमें आगे जाके यहाँ तक पहुँचना है, तो वो उतनी ही ज़्यादा मेहनत करते हैं आगे जीतने के लिए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मीनू कालीरमन हिसार से ताल्लुक़ रखती हैं, और मीनू, आपने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट फतेह की। हालांकि अब आप ये भी कह सकते हैं, आपके आलोचक कह सकते हैं भाई क्या बड़ी बात है, बहुत लोगों ने की है, लेकिन आप वहाँ से वापस आईं और उसके बाद जो एक पॉइंट था वहाँ से आपने माउंट लोहस्से का जो 60 घंटे का जो एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसके पीछे क्या राज था? सबसे पहले तो मैं कार्तिकेय शर्मा का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, और मंचासीन सभी प्रेस वाले मेरे भाई बंधु जितने हैं, मीडिया वाले हैं, सबको भी मैं नमस्कार प्रणाम करती हूँ। सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मेरे से पूछा है। मैंने एक साथ दो चोटियाँ फतेह की हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और दुनिया की चौथी ऊंची चोटी माउंट लोहत्से, दोनों को 60 घंटे में फतेह करने वाली मैं इंडिया की एकमात्र बेटी बनी हूँ। और सर, ये भी आपने बहुत ही अच्छा मेरे से सवाल पूछा है कि कुछ लोग कहेंगे कौन सी बड़ी बात है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, कुछ भी अगर काम करते हैं तो पेरेंट्स भी बोलेंगे या फिर गांव का माहौल कुछ ऐसा होता है, कहेंगे कि छोरी ने के पहाड़ तोड़ दिया। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, आपको बता दूं कि ये ताइक्वांडो की भी बहुत अच्छी प्लेयर हैं और नेशनल लेवल पर चैंपियन भी रह चुकी हैं। तो ये भी कुछ विडंबना थी कि आपको परिवार ने या समाज ने या उतना इंकरेज नहीं किया जितना आप चाहती थी। सर, स्टार्टिंग में गांव का माहौल ऐसे ही होता है कि हम शॉर्ट्स पहन के खेल रहे हैं, कुछ ऑब्स्टैकल्स हमारे सामने आते हैं कि छोरी है और शॉर्ट्स पहन के खेलती है, खास करके हरियाणवी में सर। तो गांव का ऐसा माहौल नहीं था, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल रहा था। वो न्यूज़पेपर भी मुझे छुपाना पड़ा था सर उस टाइम पे, जिस टाइम पे मेरा ताइक्वांडो में गोल्ड मेडल आया था। मुझे ये डर था कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स मुझे डांट ना दें, धमका ना दें। आपने एवरेस्ट पर जाकर लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने वहां मोटे अनाज वो वहां पर चढ़ाए जी। उसके पीछे क्या राज है? ये बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मोटे अनाज एवरेस्ट पर रखना आपके द्वारा, उसके पीछे क्या कहानी है? सर, मैं इसके बारे में बताऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 2023 की मिलेट्स वर्ष की एक मुहिम है कि मोटे अनाज को हम कैसे बढ़ावा दें, कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा हम कैसे प्राप्त करें। वो मैंने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे डेडिकेट किया है। कृषि विभाग की पायलट, कृषि विमान की पायलट, ड्रोन दीदी के नाम से आप जानी जाती हैं। जी। क्या है इसका रहस्य? सर, वो हरियाणा की मैं पहली लड़की बनी हूँ जिन्होंने ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग मैंने ली है। मैं पायलट में बनी हूँ, और ख़ास करके इसमें किसानों का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कम टाइम में, कम खर्चे में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। बहुत महंगा इवेंट है आपका सर, बहुत महंगा है। कितना खर्च हुआ आपका? सर, पूरे 40 से 50 लाख रुपए मेरे। 40 से 50 लाख। उसमें हमने सुना है कि एंट्री फीस जो होती है नेपाल की, जो काठमांडू में आप जाती हैं, वो भी 9.5 लाख के आसपास है। जी बिल्कुल। लीजिए, महंगाई एक बड़ा इशू। और गौरी जी, महंगाई जो है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं शूटिंग, उनके लिए तो बड़ी सामान्य चीज़ है, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जो बेचारे गरीब तबका है वो कैसे शूटिंग को अपना सकता है? मुझे लगता है हमारे को ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा और प्रोवाइड करना चाहिए हरियाणा को और बाकी सारी गवर्नमेंट्स को इंडिया में, क्योंकि जो हमारे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो हमें एक टीम में आने के बाद मिलती हैं। जो हमें एमिनेशन प्रोवाइड होता है, कोचेस प्रोवाइड होते हैं, बट लेकिन अगर हम ग्रास रूट लेवल पे इन सब चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, तो हमारे एथलीट्स उस लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे।
तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे अगर हमारे पास एक हम एथलीट्स को प्रोवाइड करें प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही हैं, तो मुझे लगता है हमारे पास और अच्छे एथलीट्स और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उनके लिए। देखिए, आज जो हमने सुबह पैरा एथलीटों का जो सेशन किया था, उसका लबोलबाब भी यही था जो गौरी जी की इस बात से इंगित होता है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सब कुछ कर रही है, प्लेयर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में आता है तो उसको स्पॉन्सर्स की, पैसों की बहुत जरूरत होती है। तो वहां पर हम चाहेंगे कि सरकार इस दिशा में भी कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए, क्योंकि ये हमारा पहले सत्र का निष्कर्ष था, जिसे गौरी जी ने एक ही वाक्य में पूरा कर दिया। योगेश्वर जी, पहलवान जो है कितना खर्चा आता है, क्योंकि हैवीवेट का पहलवान के बारे में मैंने सुना है कि आपकी इनकम है या नहीं 15-20 हजार रुपया मिनिमम आपको चाहिए, न्यूनतम। देखिए, डाइट सबसे अहम रोल अदा करती है और हर खेल में करती है। तो खासकर कुश्ती के पैसा तो पहलवान चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, डाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, डाइट ऐसी होती है। और आज का जो दौर है, लगभग आप अगर पहलवानी स्टार्ट करोगे बच्चे की, 10, 12, 15 साल के बच्चे का भी 25-30 हज़ार का खर्चा डाइट का आता है। उसमें पूरा अगर पूरा खर्च निकालते हो, वो तो खर्चे का इसलिए पता लगता है क्योंकि बच्चा गाँव घर से ही जाता है अखाड़े में, घर पे दूध मिलता है, घी मिलता है, पूरा वो लगता है। पर बच्चा जब बाहर शहर में जाता है, किसी सेंटर में जाता है, घर वाले जब पता लगता है कि कितना किसके ऊपर खर्च हुआ है। सरकार ने काफ़ी जैसे नर्सरियाँ चलाई हैं, स्कॉलरशिप है, वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। और जैसे गौरी जी ने बोला कि ग्रास रूट, जब तक अगर हम खेल में विश्व शक्ति बनाना चाहते हैं तो ग्रास रूट पर जितनी ज़्यादा मेहनत हम करेंगे उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। और सरकार के साथ साथ जो ये कॉर्पोरेट जगत है उसको भी आगे आना चाहिए, अलग अलग खेल को अडॉप्ट करना चाहिए कि भाई कहाँ गांव में प्रतिभाएं गांव में हैं, तो किस तरीके से हम उनको ले उठा सकते हैं, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं। और जब एक तालमेल बनेगा, एक टीम बनेगी, तो आप अगर विदेश में देखोगे, आप रशिया में देखोगे, यूएसए में देखोगे, जापान में देखोगे, तो ऐसे ही उनको मदद मिलती है। एक पूरी टीम बन के काम करती है जब खिलाड़ी पैदा होते हैं। यहाँ पे या तो परिवार वाला सब कुछ करता है या सरकार करती है। कॉर्पोरेट वाले बहुत कम लोग, खासकर मैं खेल की बात करता हूँ, बहुत कम आते हैं। और वो आते भी हैं तो उसमें ज़्यादा अपना फायदा देखते हैं कि मेरा फायदा ज़्यादा कैसे होगा, मेरी टीआरपी कैसे बढ़ेगी, मेरी जो मेरा सामान है जो भी है, तो उसकी प्रमोशन ज़्यादा कैसे होगी। तो क्या बुराई है उसमें, आपको कुछ दे ही रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, वो दिया कहाँ है? अगर मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हुआ, मेरे को दे दिया, मेरे से उन्होंने फायदा ले लिया। पर जो बच्चा गांव में है, 14 साल का बच्चा है, उसको क्या दिया है? वो तो आज गरीब परिवार से निकलता है, उसका पिताजी मेहनत मजदूरी करता है, उनको क्या मिला है? वही मैंने बोला कि ग्रास रूट पे जब तक हम नहीं जाएंगे, बच्चों को नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बच्चा एक लेवल पर, अगर मेरे को आज कोई पैसे देता है तो भगवान की दया से सरकार ने, लोगों ने मेरे को खूब मान सम्मान पैसा दिया है, मिलता भी है। पर जहाँ पे जरूरत है डाइट की, वही डाइट मेरे को अगर 14 साल की 15 साल की उम्र में मिलती, और पहलवानों में, दीपक है, सभी तकरीबन सभी बैठे हैं, इनको अच्छी सुविधा मिलती तो क्या पता हमारे पास गोल्ड भी होता। बिल्कुल, एक की जगह मेडल होते। सरजोत से भी यही चीज जान लेते हैं। सरजोत, कई बार सुना है कि आपको प्राइज मनी भी जो है समय पर नहीं मिल पाती, तमाम जगह पर ऐसा देखा गया, चाहे वो निजी हो या सरकारी स्तर पर हो। कितना बुरा लगता है आपको? बुरा तो सर लगता है, क्योंकि पहले तो मतलब जब स्टार्टिंग में गेम स्टार्ट हुई थी काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और अभी भी है एक्सपेंसिव तो काफ़ी, क्योंकि मंथली मेरा 50,000 लग जाता है आराम से, ट्रेनिंग, डाइट एंड ऑल वो सब कुछ। और उसके बाद अभी जैसे रिसेंटली अभी एशियन गेम्स का जब भी अवार्ड आना था, तब मेरी फ़्लाइट थी एशियन चैम्पियनशिप के लिए। उस टाइम पे मैं वहाँ पे आ नहीं पाया, जस्ट मेरी उस दिन फ़्लाइट थी। तो जब मैं वापस आया तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कमेटी चेंज होगी, अभी तक नहीं आई वो चीज़, अवार्ड अब तक नहीं आया वो। चलिए, मेरे ख्याल से सरकार या उसके प्रतिनिधि या तमाम जो लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं खेल प्रमोशन से, अगर इसको सुन रहे हैं हमारी इस वार्ता को, तो निश्चित तौर पर इस दिशा में जरूर सोचेंगे। आखिरी सवाल दीपक हुड्डा, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि जो बच्चे प्रो कबड्डी लीग में नहीं जा पाते या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्या वो भी आज ग्रामीण परिवेश में पैसों के लिए यही सब जूझ रहे हैं शुरुआती दौर में, जो आज पंच लाइन हमारी साबित हुई है इस पूरी डिस्कशन की? देखो, हमारा मेन मुद्दा तो यही चल रहा है, ग्रास रूट लेवल का, और ये हर किसी के साथ है। हमारे गांव में एक से एक प्रतिभा छुपी रहती है। आप मुझसे ही ले लीजिए, बचपन में माता पिता गुजर गए थे, मुझे एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा के, मेरी सिस्टर मैरिड थी, उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, उनके बच्चे घर आके रहने लगे थे, उनकी पढ़ाई भी करनी। 12वीं में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं तो जैसे तैसे यहाँ तक आ गया स्ट्रगल करके। लेकिन कितने प्रतिभा हमारे गाँव में
सुबह आप अगर गांव में जाएंगे 4 बजे तो कम से कम 500-600 बच्चे सुबह हाईवेज पे, सड़कों पे रनिंग करते हैं। एक से अच्छा रनिंग करने वाला बच्चा है 3-3, 3.5, 4-4 मिनट में 1600 करने वाले। सिर्फ उनको क्या रहता है कि हम आर्मी में भर्ती हो जाएंगे। तो उस ग्रास रूट लेवल पे है क्या, चाहे कबड्डी हो, हमें भी डाइट चाहिए, कुश्ती के बराबर ही हमारा भी जैसे ताकत का भी खेल है, स्पीड स्टेमिना का, कोई भी खिलाड़ी हो तो जो ग्रास रूट लेवल पे है उस पर बहुत जरूरत है। कोई भी खेल हो, इतने टैलेंट छुपे हुए हैं, बहुत से खिलाड़ी दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिल पाती। किसी को अपने परिवार को संभालना पड़ता है, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप को, किसी को खर्चा उठा ही नहीं पाते हैं। तो वहां तक जब तक नहीं पहुंचेगी, हम जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ पे दूसरे भी बैठे हैं, योगेश्वर भाई हो, गौरी जी हो, सरबजीत हो, सबने यही मुद्दा उठाया है और हमारी शुरुआत ही वहीं से होनी चाहिए। हालांकि अभी हम एशियन गेम्स में 107 मेडल आए हैं, रिकॉर्ड टूटा है, पूरे देश के लिए शान की बात है। पैरा एशियन गेम्स में जहाँ हम 14 मेडल से शुरुआत की थी और 111 पे हैं। ओलंपिक में बहुत आज नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया में जाना जाता है, इंडिया की शान है। अकेला ऐसा एथलीट भारत का जिसने ओलंपिक गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड, एशियन गेम्स का गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड, चारों गोल्ड उन्होंने जीते हैं। वो अकेले भारतीय, अकेले खिलाड़ी हैं। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी की खेल नीतियों से आज हमारा कोई भी बेहतरीन खिलाड़ी पूरे विदेशों में ट्रेनिंग करता है। हर अच्छे खिलाड़ी को जहां ट्रेनिंग करनी होती है वहां पे मौजूद है। कोई बोलता है मुझे यूएसए जाना है, वहां ट्रेनिंग कर रहा है, कोई बोलता है वहां जाना है, वहां ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे होगा तो 107 के 214 भी हो जाएंगे। यही हम सबका मुद्दा है। चलिए, समय सीमा है, अगर समय सीमा ना होती तो आज इनसे बातचीत करके जो नई नई बातें उभर कर सामने आई हैं, एक सवाल और ले सकते हैं। तो गौरी, आप एक रोल मॉडल भी रही बहुत बड़े समुदाय की। आप स्वास्थ्य विभाग या एक चुनाव का जो पंचायत चुनाव में आपने आप सबको ज़्यादा वोटिंग देने के लिए, वोट डालने के लिए आपने प्रेरित किया। क्या है, हम समझें कि आप भी अपने दादाजी के पद चिन्हों पर चल रही हैं? नहीं, मतलब मुझे ऑब्वियसली मेरे को बहुत गर्व होता है कि मेरे दादाजी ने क्या किया है और उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए जो सब किया है और मेरे डैड ने जो एजुकेशन के लिए और स्पोर्ट्स के लिए किया है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। लेकिन मुझे हमेशा से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं स्पोर्ट्स में और फैशन में अपना नाम बनाना चाहती थी हमेशा से। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहूँगी कि हमें ग्रास रूट लेवल पे ऐड करनी चाहिए, वो ये है कि हर एक स्पोर्ट में हमें सिर्फ कोचेस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ न्यूट्रिशन की ही ज़रूरत नहीं है, हमें मेंटल ट्रेनिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है, हमें फिजिकल ट्रेनिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमारे को कोचेस की है। ये तो क्या भारत सरकार या हरियाणा सरकार जो इस दिशा में काम कर रही हैं, हाँ तो वो प्रयास पर्याप्त नहीं है या आपको लगता है कि अभी इसमें और कुछ करना चाहिए? मुझे लगता है कि हर एक स्पोर्ट को इंडिविजुअली अगर हम देखें तो उसके लिए जो स्पेसिफिकेशंस हमें चाहिए होती हैं, जैसे शूटिंग में हमारा शूटिंग इज़ अ वेरी मेंटल गेम, तो हमारे को मेंटल ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरत है जितने हमारे को एक कोच की ज़रूरत है। तो हमारे को उसके साथ न्यूट्रिशन की भी उतनी ज़रूरत है, हमारे को फिज़िकल ट्रेनिंग की भी उतनी ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम पूरा कंबाइन करके नहीं देखेंगे तो हमारे को उतने मेडल्स नहीं मिलेंगे, हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल पे हम अपने एथलीट्स को चाहते हैं कि वो पहुंचे। और सिर्फ शूटिंग ही नहीं, हमें हर एक स्पोर्ट को इंडिविजुअलाइज करके देखना पड़ेगा कि उस स्पोर्ट में हमारे को किन किन चीज़ों की एक एथलीट को ज़रूरत है और उस चीज़ को टारगेट करके हमें अपने एथलीट्स को प्रोवाइड करना चाहिए वो प्लेटफॉर्म और वो रिक्वायरमेंट्स, कि ताकि हम एक इंटरनेशनल लेवल पे हम बाकी दुनिया के देशों के साथ compete कर पाएँ। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मीनू जी, आपसे मेरा सवाल है कि संतोष यादव, आप उनकी फैन भी रही हैं बहुत, और वो 2 बार, जैसे हम होते हैं ना कि अब भाई वहाँ फला जगह घूम कर आए, हम 2 बार घूम आए, वो एवरेस्ट पे 2 बार घूम आई। जी सर। तो अब आपको भी कभी लगता है कि आप भी दोबारा कभी जाएं, या आपको लगता है कि अभी जितने स्पॉन्सर्स आपको आने चाहिए थे वो नहीं आए? 40 लाख रुपया कैसे मैनेज किया होगा आपने बिना स्पॉन्सर के? तो इस सब को लेकर किस तरह के सवाल हैं आपके मन में? सर देखो, जैसे बाकी स्पोर्ट्स पर्सन ने बताया कि एक स्पोर्ट्स पर्सन की मेनली रिक्वायर्ड क्या होती है, मेन तो डाइट होती है, उसके बाद स्पॉन्सरशिप भी ज़रूरी होती है। तो वो अगर हमें प्रॉपर ढंग से ना मिल पाए, एक तो हम खुद डिमोटिवेट हो रहे हैं, आगे आने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मीनू ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे, मीनू अगर स्टेज पे जाके बोल रही है तो हम भी कभी ना कभी बोलेंगे। सर देश के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है, हम अदर कंट्री में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
वो भी किसी एक बहुत बड़ी उपलब्धि या जीत के साथ। आपके साथ तो इसमें- कई और देश के लोग भी गए थे, जो आपका सर, अभियान था। जी सर। कई मुल्कों के लोग थे, सर ऑल ओवर वर्ल्ड से थे। ऑल ओवर वर्ल्ड से थे। जी सर। देखिए कितनी बड़ी इन्होंने बात कही है कि इस तरह की दिक्कतें परेशानियां इनको आ रही हैं, और इसीलिए वो शायद दोबारा अभियान तभी अपना बरकरार रख पाएंगी जब इसमें कोई इनिशिएटिव लेगा, पहल करेगा। और साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो आज हमारा मूल मंत्र जो आज सामने आया है, हम चाहेंगे कि सरकार जो है उस दिशा में भी कुछ सोचे, विचार करे, क्योंकि आपने सुविधाएं मुहैया कराई, बहुत स्वागत योग्य बात है, बहुत अच्छी बात है, और उसके परिणाम भी आ रहे हैं। लेकिन इस दिशा में जो ग्रास रूट लेवल पे जब खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधाओं की जरूरत होती है, उस वक्त उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। उस दिशा में अभी गौरी जी ने भी इस पर ध्यान इंगित किया, अभी मीनू जी ने कहा स्पॉन्सर्स को लेकर, अभी हमारे इन तीनों पैनलिस्ट ने जो बातें कही हैं, जो महंगाई और जो लगातार कीमतों का बढ़ना और उसके हिसाब से आपको स्पॉन्सर्स ना मिल पाना, सरकार की मदद है, अपने आप में वो स्वागत योग्य है, लेकिन इस दिशा में अभी और कदम उठाए जाने की जरूरत है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और चलते हैं सोनल के पास। तो खिलाड़ियों की ज़रूरतों, खिलाड़ियों की संभावनाओं, किस तरह से वो अपने गेम को देखते हैं और क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, इन तमाम मसलों पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सार्थक, बहुत ही अच्छी चर्चा इस मंच पर रही। और मेरी गुजारिश है कि आप सभी खिलाड़ी मंच पर ही रहिए, और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ यशपाल शर्मा जी को। आप मंच पर आमंत्रित हैं, और हम चाहेंगे कि एक टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया न्यूज़ आप सभी खिलाड़ियों को हम दें। मीनू कालीरमण पर्वतारोही हमारे बीच में है। जोरदार तालियां इन खिलाड़ियों के जज्बे, जोश और उत्साह के लिए बजती रहनी चाहिए। मीनू, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगामी खेलों के लिए और आगामी भविष्य के लिए। मीनू कालीरमण, जोरदार तालियां एक बार मीनू के लिए, क्योंकि बहुत ही उनके संघर्ष की कहानी हमने अभी मंच से सुनी भी। बहुत सी गांव की लड़कियों के लिए मीनू एक बड़ी प्रेरणा है, तो ऐसे में एक जोरदार तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। दीपक हुड्डा हमारे बीच में हैं, कबड्डी खिलाड़ी हैं। दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से, ये टोकन ऑफ लव एक हमारी तरफ से आपके लिए, और तालियां आप बजाते रहिए। देखिए, हम अपने खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं, और ये वो खिलाड़ी हैं जो विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करते हैं, तो ये उन खिलाड़ियों के उन तालियों के हकदार हैं। योगेश्वर दत्त, रेसलर, योगेश्वर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप हमारे बीच में पहुंचे और आपने हमारे इस कार्यक्रम को और अच्छा और बेहतर बनाया। थैंक यू आपका, और ये हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट। गौरी चौहान इंटरनेशनल शूटर हैं। गौरी की कहानी हमने अभी आप को सुनवाई, और एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। गौरी भी शूटिंग की दुनिया में लड़कियां बहुत कम हैं, और ऐसे में गौरी एक निश्चित तौर पर प्रेरणा है हमारे लिए। सरबजोत सिंह एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, उनके कोच भी हैं अभिषेक राणू, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगी। अभिषेक जी, आपकी मेहनत को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों के कोच जब उनके पीछे मेहनत करते हैं तभी वो खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। और मैं साथ ही बुलाना चाहूंगी वीएम बेचैन जी को, जो कि कवि हैं। अभी आपने कविताएं भी सुनी वीएम बेचैन साहब की, उनको भी एक टोकन ऑफ लव, एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया न्यूज। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी हास्य कविताओं ने हमें बहुत गुदगुदाया है, और निश्चित तौर पर आप जो बेहतरीन काम हरियाणवी संस्कृति के लिए कर रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि हमने अभी देखा गीता का हरियाणवी में सर ने अनुवाद किया है, कीट को हरियाणवी में उन्होंने अनुवाद किया है, और इंग्लिश पोइट्स को जब आप हरियाणवी में अनुवाद करते हैं तो मेहनत तो लगती है। देखो, हरियाणवी शब्दों को कैसे बुनना है, कैसे गढ़ना है, कवि से बेहतर कौन जान सकता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हम अपने लास्ट सेशन की ओर अब आगे बढ़ेंगे।